ड्रामा की स्टार्टिंग में हम एक औरत को देखते हैं जो अपनी शक्तियों से बहुत सारे गन से निकली गोलियां रोक देती है। वो हंसते हुए कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक चीजों से तुम मुझे मार पाओगे। वो सभी आदमी इसे मैजिक करते हुए देखकर बोलने लगते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पास इतनी शक्तियाँ कैसे हैं। वो कहती है कि मैं ड्रैगन वर्ल्ड की बॉस हूँ। ये सुनकर वे सभी डर जाते हैं और सबूत के तौर पर उन्होंने इसका मैजिक अपनी आंखों से देख भी लिया था, इसलिए वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वो औरत सभी को अपनी शक्तियों से एक ही पल में मार डालती है, यहाँ तक कि उनकी बॉडी को भी गायब कर देती है। तभी उसके मुंह से ब्लड आने लगता है और वो सोचती है लगता है यहीं पर मैं मर जाऊंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो मेरे लिए इतना खास है वही मुझे धोखा देगा। ये सोचते हुए वो आसमान में उड़ने लगती है। तभी अचानक से कुछ होता है और वो गायब हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को बहुत ही गंभीर हालत में बंधा हुआ देखती है। वो किसी और की बॉडी में आ गई थी, जिससे उसे सारी यादें आने लगती हैं कि जिस लड़की की बॉडी में वो आई थी उसके साथ पहले क्या क्या हुआ था। पहले तो वो देखती है कि कैसे उस लड़की के फादर उसे मारते हुए कह रहे थे कि मुझ जैसे पर्सन की तुम जैसी औलाद कैसे हो गई। फिर हम देखते हैं कि वो जमीन पर पड़ी हुई थी और उसकी स्टेप सिस्टर एक बंदों को पैसे दे रही थी। वहाँ वो लड़की बोल रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, हम तो सिस्टर्स है ना, और अगर इसके बारे में फादर को पता चलेगा तो वो तुम पर कितना गुस्सा करेंगे। पर वो रॉन्ग कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि फादर को कभी भी तुम्हारे बारे में पता चलेगा। मैं उनसे बोल दूंगी कि तुम किसी और मैन के साथ भाग गई हो, जिससे कि वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करेंगे। वो आदमी वहाँ से उसे किडनैप कर ले जाते हैं और जियंग बस अपनी सिस्टर को आवाज लगाती रह जाती है। प्रेजेंट में ये वुमन यही सब सोचकर कहती है तो मैं इस वर्ल्ड में किसी और की बॉडी में ट्रांसफर हो गई हूँ जिसका नाम जियांग है। वो अपनी बॉडी पर सभी निशान देखती है तो वो अपनी शक्तियों से उन्हें गायब कर देती है। तभी उसे झटका लगता है और वो फिर से सोचने लगती है कि इस लड़की की बॉडी काफी बुरी तरह जख्मी है, इसलिए मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। पर इन सब चीजों से निपटने के लिए मेरी बस छोटी छोटी शक्तियाँ ही काफी हैं। भले ही मेरे पास अभी ज्यादा शक्ति ना हो पर फिर भी मैं इस वर्ल्ड में आसानी से सरवाइव कर सकती हूँ। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नहीं बल्कि बहुत सारी वुमेन को बंदी बनाकर रखा गया था। उनका बॉस बोल रहा था कि मिस्टर फू, अगर तुम इनमें से किसी एक वुमेन को चुनते हो जो हमारे लोन वुल्फ को हरा दे तो मैं तुम्हें फिर वो डील दे दूंगा, लेकिन अगर तुम हार गए तो मुझे ये 1 बिलियन देना पड़ेगा। असिस्टेंट कहता है कि जो भी बॉक्सिंग रिंग में प्लेयर है सभी काफी ताकतवर है और यहाँ के तगड़े प्लेयर है, और जो यहाँ पर बंधे हैं वे काफी ही कमजोर है। इनकी हालत और कंडीशन बहुत खराब। ऐसे में इन गुलामों को बॉक्सिंग रिंग में उतारना हमारे लिए ठीक शर्त नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि ये आसानी से हार जाएंगे। तभी जियान अपनी हथकड़ियों को तोड़ लेती है और कांच को बस टच करके ही तोड़कर बाहर आती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें शर्त जीतने में मदद करूं तो तुम्हें यहाँ के सभी कैदियों को छुड़ाकर बाहर ले जाना पड़ेगा। मिस्टर फू का सेक्रेटरी कहता है कि तुम क्या पागल हो गई हो, तुम बॉक्सिंग रिंग के लोन वुल्फ से क्या जीत पाओगी, खुद को देखा है, तुम जैसी कमजोर लड़की वहाँ पर खड़ी भी नहीं रह सकती। पर मिस्टर फू मान जाता है और बोलता है कि इसे जाकर साफ कपड़े पहना दो। इस पर फिर चियांग वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी कहता है कि आपको नहीं लगता कि आपने इसे चुनकर गलती कर दी है, ये यहाँ पर बुरी तरह घायल भी हो सकती है। पर मिस्टर फू कहता है कि अगर हम नहीं जीत पाए तो ये वहीं पर मर जाएगी और इसे मरने से हमारा कोई घाटा नहीं होगा। तभी वहाँ जियांग अच्छे से कपड़े पहनकर आती है और पूछती है कि क्या मैं ठीक लग रही हूँ। वो कहता है हाँ ठीक है। वो कहती है कि फिर मैं जा रही हूँ और वो जाने लगती है। मिस्टर फू सोचता है कि मुझे अचानक से ऐसा क्यों फील हो रहा है, जैसे मैं इसे नहीं मानना चाहता। वो उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें रिंग में जाने की जरूरत नहीं है जियांग। फिर जियांग उसके पास आकर बोलती है क्या हुआ, क्या तुम मुझे कमजोर समझते हो। वो उसकी बातों का रिप्लाई नहीं करता और सीधा गन निकालकर उस आदमी को ही मारने वाला था, लेकिन जियांग उस गन को अपने मैजिक से ले लेती है। ये देखकर मिस्टर फू शॉक्ड में ही था कि इसने मेरे हाथों से गन कब छीन ली, मुझे इसका अंदाजा क्यों नहीं हुआ। जियांग गन को देखते हुए कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस छोटे से गन से तुम किसी की जान ले सकते हो। वो कहता है अगर तुम्हें ट्रस्ट ना हो तो खुद इस्तेमाल करके देख लो। इस पर वो कहती है हाँ, कैसा रहेगा कि मैं इस गन से खुद को ही मार लूं। वो गन चलाने लगती है पर मिस्टर फू उसे रोकने के लिए बोलता है, लेकिन जियांग तब तक गन चला चुकी थी और बाद में दिखाती है कि गोलियां उसके हाथ में थीं। एक बार फिर मिस्टर फू सोच में पड़ जाता है कि मेरे सामने ही इसने इसमें से गोलियां कब निकाल ली। उसे ये लड़की काफी इंटरेस्टिंग लगती है। वो कहती है ठीक है, क्या मैं अब जा सकती हूँ, तो वो हाँ कह देता है। इस पर जियांग जाते जाते एक तलवार लेती है और बोलती है कि मैं इसे उधार ले रही हूँ। फिर वो बॉक्सिंग रिंग में आती है जहाँ हम एक मोटे से तगड़े इंसान को देखते हैं। यही लोन वुल्फ था। वो जियांग को देखकर बोलता है तुम इतनी ब्यूटीफुल लड़की हो, आज तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा।
सभी लोग भी बात करने लगते हैं कि लगता है ये लड़की आज मरने वाली है। इसने सोच भी कैसे लिया कि बॉक्सिंग रिंग के लोन वुल्फ को मार डालेगी, बल्कि खुद ही बुरी मौत मरने वाली है। मिस्टर फू का सेक्रेटरी भी देखकर बहुत परेशान था। अगर हम हार गए तो हमें $1 बिलियन देने पड़ेंगे, जो कोई मामूली बात नहीं है। पर मिस्टर फू फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि शायद उसे अब जियंग पर ट्रस्ट हो चुका था कि ये हारने वाली नहीं है। इधर जब फाइट शुरू होता है तो जियंग उस पर्सन को अच्छा खासा सबक सिखाती है और उसे तलवार से ही जान से मार डालती है। ये देखकर सभी शॉक थे। ये इंसान 300 पाउंड का था और उसे हराना इतना आसान बात नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने इतनी आसानी से मैच को समाप्त कर दिया। जियंग फिर वहाँ पर आती है और कहती है, देखा मैंने तुम्हें जिता दिया है। पर तभी ज्यादा शक्तियाँ यूज करने की वजह से अचानक से बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो वो खुद को मिस्टर फू के घर में देखती है और बोलती है कि मैं कितने टाइम से सोई हुई थी। मिस्टर फू बताता है कि 3 दिन से। तो वो बोलती है, फिर तुम्हें क्या चाहिए जो तुम मेरी केयर कर रहे हो? वो बोलता है कि मैं तुम्हारा इतने दिनों से ध्यान रख रहा हूँ, तो बदले में तुम्हें भी मुझे हिसाब देना होगा। वो पूछती है कैसे? क्या मैं इसे अपनी बॉडी देकर रीपे कर सकती हूँ? और उसके गोद में बैठ जाती है। मिस्टर फू कहता है, मैंने वहाँ से तुम्हें आजाद किया है, तो अब से तुम मेरे पास ही रहोगी। जियंग सोचती है कि मुझे ये खबर मिली है कि कल जियंग की स्टेप सिस्टर और उसके होने वाले फियांसे की एंगेजमेंट हो रही है, तो सबसे पहले मुझे उन लोगों से हिसाब लेना जरूरी है। अगर मैं मना कर दूं तो मिस्टर फू कहता है, फिर मैं तुम्हें कैद कर रखूंगा। तो वो हंसते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जान से भी मार सकती हूँ। वो मैजिक से अपने हाथों में कांटेदार चम्मच उठा लेती है और उसके बॉडी पर रख कर बोलती है, मुझे बहुत लोगों से हिसाब लेना है, तो क्यों ना मैं शुरुआत तुमसे ही करूँ। और अचानक से उसे इंजर्ड कर देती है, जिससे काफी खून आने लगता है। वो कहता है, ठीक है, तुम्हारे हाथों मरना भी पसंद करूंगा। वो कहती है, मैं कब से तुम्हारा ही ब्लड चाहती थी। तभी मिस्टर फू बेहोश हो जाता है। ये देखकर जियांग को फिर अपने किए पर अफसोस होने लगता है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती। वो मैजिक से उसके घावों को ठीक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। बाद में जब मिस्टर फू को होश आता है तो वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है। इस पर सेक्रेटरी बताता है कि वो आपको मार्क करके यहाँ से जा चुकी है। मिस्टर फू का फ्रेंड कहता है, यार तुम कैसी लड़की को कैद से छुड़ा कर लाए हो जो तुम्हें ही हर्ट करके यहाँ से भाग गई है, और तुम अभी भी उसे क्यों खोज रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो कितनी डेंजरस है? वो बोलता है, पर फिर भी मुझे वो चाहिए, जाकर उसके बारे में पता करो। ये सुनकर उसका फ्रेंड चेन तोड़कर और गुस्सा करने लगता है कि क्या तुम प्यार में पागल हो गए हो? तुम जैसे सन की इंसान के लिए वो सन की वुमन ही ठीक है। मिस्टर फू सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या जियंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है? तो सेक्रेटरी बताता है कि हाँ, वो टॉप रिचेस्ट फैमिली जियंग फैमिली से है। उसकी मॉम की डेथ बचपन में ही हो गई थी। अभी उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ने ही उसे सेल कर दिया था, जिस वजह से वो कैद हो गई थी। उसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे। वो बचपन से ही विलेज में पली बड़ी है और अभी अभी वापस सिटी आई थी, पर ये शायद उसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर से बर्दाश्त नहीं हुआ था, इसलिए उन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया था। ये सब सुनकर मिस्टर फू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ग्लास को ही तोड़ देता है। वो पूछता है कि अभी वो कहाँ है, जिस पर सेक्रेटरी बताता है कि आज जियंग के होने वाले फियांसे और स्टेप सिस्टर की एंगेजमेंट हो रही है, तो शायद वो वहीं गई होगी। इधर हम जियंग को देखते हैं जो सच में एंगेजमेंट वाले होटल में ही आई होती है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी घड़ी होती है और वो सोच रही होती है कि मैं यहाँ आज सबको सबक सिखाने आई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी बॉडी उधार ली है और जो भी तुम्हारी डेथ का रीजन बने हैं मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। इधर रोंग को देखते हैं जो अपने होने वाले फियांसे के साथ होती है और बोलती है कि तुम बहुत हैंडसम दिख रहे हो। हान भी कहता है कि तुम भी बहुत ब्यूटीफुल दिख रही हो। तभी वहाँ पर जियंग आती है, जिसे देखकर सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि ये कौन है और ये कितनी ब्यूटीफुल है। रोंग जियंग को देखकर सोचने लगती है कि इसे तो मैंने किसी को बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आ गई? इसके हाथ पैर भी तोड़ दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर ये तो सही सलामत दिख रही है। वो साथ ही डैड को भी भड़काने लगती है कि सिस्टर किसी के साथ भाग गई थी, पर देखिए आज यहाँ पर आ गई है। जियंग जब वहाँ जाती है तो डैड बोलने लगते हैं कि तुम किसी घटिया इंसान के साथ भाग गई थी, फिर यहाँ वापस आने की तुमने हिम्मत कैसे की? तो सीधा जियंग उन्हें थप्पड़ लगा देती है, जिससे डैड नीचे गिर जाते हैं। टेप मॉम जल्दी से उन्हें संभालती है। डैड उठकर बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? जियांग फिर एक और थप्पड़ लगा देती है और फिर से एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अच्छे से समझा देती हूँ। स्टेप मॉम बीच में आती है तो जियांग उन्हें भी थप्पड़ लगा देती है। रोंग बोलने लगती है कि सिस्टर तुम इतना क्यों गुस्सा कर रही हो, मॉम डैड पर हाथ उठा रही हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मॉम डैड कितनी तुम्हारी फिक्र कर रहे थे? जियांग उसे भी थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम जैसे घटिया लोगों के बारे में मुझे अच्छे से पता है। हान बीच में बोलने आता है तो जियांग उसे भी थप्पड़ लगाती है और कहती
कहती है कि तुम कौन होते हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं, तो बीच में क्यों पड़ रहे हो। रोंग कहती है कि मुझे पता है हान तुम्हारा पहले फियांसे था, पर तुम्हें क्या इसके लिए बुरा फील नहीं हो रहा है कि तुम इसे थप्पड़ मार रही हो। जियांग कहती है कि जब तुम्हें पता था कि मेरा फियांसे है तो तुम आज उससे एंगेजमेंट क्यों कर रही हो। रोंग यहाँ पर फिर कुछ नहीं बोलती और जल्दी से सैड होने का ड्रामा करने लगती है। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि क्या जियांग सबसे बड़ी डॉटर है और पागल हो गई है, जो भी बोल रहा है उसे थप्पड़ लगा रही है। डैड गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस हरकत की वजह से परेशान हो चुका हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जियांग फैमिली से निकाल रहा हूँ। तो जियांग कहती है कि क्या सच में आप मुझे निकालेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए कि जियांग फैमिली से निकालने का अधिकार आपको दिया किसने है। आप बस जियांग फैमिली के पेट से ज्यादा कुछ नहीं है और जियांग फैमिली मेरी मॉम की है। स्टेप मॉम कुछ बीच में बोलने जाती है तो जियांग फिर से उन्हें थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम बस जियांग फैमिली की एक मेड हो, तुम्हारा ये अधिकार नहीं है कि तुम बीच में बोलो। और डैड से बोलती है कि वो आप ही थे ना जिन्होंने मेरी मॉम के पीठ पीछे एक मिस्ट्रेस रखी थी और उन्हें पता भी नहीं था, और उनकी डेथ के बाद आपने जियांग फैमिली को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि ये फैमिली आपकी हो गई। डैड बोलते हैं कि आज यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर का एंगेजमेंट हो रहा है, तो प्लीज यहाँ पर तमाशा मत करो, और तुम यहाँ पर गिफ्ट नहीं लाई हो तो और प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। वो कहती है कि किसने कहा कि मैं गिफ्ट नहीं लाई हूँ, कि ये रहा मेरी तरफ से गिफ्ट। सभी लोग ये ड्रामा देख रहे होते हैं। जियांग घड़ी को फेंकते हुए तोड़ देती है और रोंग से बोलती है अगर तुम गिफ्ट नहीं एक्सेप्ट करोगी तो फिर तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। ये सुनकर डर के मारे वो जल्दी से कहने लगती है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और उठाने लगती है, पर हान उसे रोक देता है और जियांग से कहता है कि अगर तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है तो जाकर मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, यहाँ पर तुम रोंग को क्यों परेशान कर रही हो। जियांग उसे फिर से थप्पड़ लगाती है। हान बोलने लगता है कि मुझे पता है कि मेरी और तुम्हारी एंगेजमेंट होने वाली थी, पर मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करूंगा। जियांग उसे फिर से थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम जैसे इंसान से मैं क्यों एंगेजमेंट करना चाहूंगी। हान कहता है कि अगर तुम चाहती हो तो तुम मेरे सामने नील डाउन हो जाओ, मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। जियांग कहती है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मेरे सामने नील डाउन होकर माफी मांगो। इस पर रोंग कहती है कि तुम ये क्या बात कर रही हो, हान तुम्हारे सामने नील डाउन कैसे हो सकता है। सभी गेस्ट यही बातें करने लगते हैं कि हान फैमिली सबसे बड़ी फैमिली है, उसके यंग मास्टर जियांग जैसी वुमन के सामने कैसे नील डाउन हो सकते हैं। इस पर जियांग फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है, जिससे हान खुद ब खुद नीचे आ जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हान कैसे नील डाउन हो सकता है। जियांग यहाँ पर घोषणा करती है कि मैं इससे अपनी एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। डैड बोलते हैं कि ये एंगेजमेंट तुम्हारी मॉम द्वारा फिक्स की गई थी, तो इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। तभी वहाँ पर मो आ जाता है और कहता है कि अगर इसे तोड़ने के लिए मैं सहमति दूं तो। मो सबसे बिग ब्रदर होता है। जियांग के अपने 4 भाई होते हैं, जिनमें से मो पहले नंबर पर था, और यहाँ पर आकर वो जियांग का सपोर्ट करता है। डैड बोलते हैं कि एंगेजमेंट तुम्हारी मॉम द्वारा फिक्स की गई थी, तो तुम एक बार फिर से सोच लो। मो उससे पूछता है तो वो साफ साफ मना कर देती है कि मैं उनसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहती हूँ। मो कहता है कि अगर मेरी सिस्टर नहीं चाहती है तो ये एंगेजमेंट नहीं होगी। डैड बोलते हैं कि अगर जियांग ये एंगेजमेंट नहीं करना चाहती है तो क्यों ना हम जियांग की जगह रोंग की एंगेजमेंट हान से करा दें। इस पर फिर मिस्टर मो जियांग से पूछता है तो वो कहती है कि मैं छोड़ रही हूँ, तो अब मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि ये किसी के साथ भी एंगेजमेंट करे। रोंग भी बोलने लगती है कि हाँ मैं हान से एंगेजमेंट करना चाहती हूँ और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पर मन में सोच रही होती है कि ये जियांग कितनी बेवकूफ है और ये विलेज में रहते हुए गवार है, इसे पता भी नहीं है और ये खुद से हान को जाने दे रही है। मिस्टर मो कहता है कि ठीक है, पर अब से रोंग का जियांग फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर हान शॉक्ड रह जाता है और सोचता है कि अगर ये जियांग फैमिली में नहीं रहेगी तो मैं इसे एंगेजमेंट करके क्या करूँगा। वो बोलता है कि मुझे मैरिज के फैसले पर फिर से सोचना पड़ेगा। इस पर रोंग रोकने लगती है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। रोंग नीचे गिरकर चिल्लाते रह जाती है। जियांग उसे ऐसे तड़पता हुआ देखकर सोचती है कि अभी तो बस शुरुआत है, तुमने जो भी कुछ जियांग के साथ किया है उसका चुन चुन कर मैं बदला लेने वाली हूँ। मिस्टर मो से कहता है तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम कर सकती हो, तुम्हारा ब्रदर संभाल लेगा। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और कहता है कि मेरे बिना जियांग कुछ भी कैसे कर सकती है। जियांग उसे देखकर पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हें
तुम्हें लेने आया हूँ। सभी गेस्ट बातें करने लगते हैं कि हम यहाँ पर आज दोनों फैमिली के इतने बड़े बड़े पावरफुल लोगों को कैसे साथ में देख रहे हैं। इधर रॉन्ग भी यही अपनी मॉम से पूछ रही होती है कि ये कमीनी ने इतने बड़े पर्सन को कैसे फंसा लिया है। स्टेप मॉम कहती है कि अभी रुको, हम कुछ भी नहीं सोच सकते हैं। मिस्टर फू उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है, लेकिन मिस्टर मो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को कहाँ ले जाओगे? अगर ले जाना है तो मैं उसके लिए जाऊंगा। पर मिस्टर फू उसके बातों पर ध्यान नहीं देता, जिससे मिस्टर मो फिर उस पर गन तान लेता है। ये देखकर मिस्टर फू के आदमी कहाँ चुप रहने वाले थे और वे लोग भी सभी गन तान लेते हैं। ये देखकर तो सभी डर जाते हैं। मिस्टर मो कहता है कि भले हमारी चियांग फैमिली तुम्हारी फैमिली जितनी पावरफुल नहीं है, लेकिन जब तक मेरी सास चली है तब तक तुम मेरी सिस्टर को कहीं पर नहीं ले जाओगे। रॉन्ग बोलने लगती है कि मॉम, ये बड़ा ब्रदर कब से ज्ञान की इतनी केयर करने लगे? तो मॉम कहती हैं कि जरूर, ये रेपुटेशन के लिए जियांग की केयर कर रहा है। उन दोनों को गन चलाते हुए देख देख कर जियांग पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी चूज नहीं करूंगी, बल्कि मैं जियांग फैमिली की ओल्ड हाउस जा रही हूँ। और जाने लगती है। मिस्टर मो कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इधर मिस्टर फू खुद को व्हील चेयर से नीचे गिरा लेता है। सेक्रेटरी जल्दी से उसकी मदद करने आता है, पर वो उसे घूर कर देखता है, जिससे वो पीछे हट जाता है और समझ जाता है कि मिस्टर फू चाहता है कि मिस चियांग उन्हें उठाए। इधर चियांग उसे ऐसे देखती है तो फिर आकर उसे अपना हाथ देती है और उसे उठाकर बिठाती है। वो बोलने लगता है, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। चियांग फिर अपने ब्रदर से कहती है कि मुझे मिस्टर फू के साथ जाने दीजिए, और वो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। मिस्टर मो कुछ नहीं कर पाता। रॉन्ग मॉम डैड से बोलने लगती है कि चियांग की वजह से बिग ब्रदर ने मिस्टर फू पर गन तान ली थी, कहीं उसकी वजह से हमारे फैमिली पर कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। डैड कहते हैं कि वो तो है ही एक पनिशमेंट, हमारे फैमिली के लिए एक श्राप है, उसे घर आने दो, फिर उसे बताता हूँ। इधर चियांग मिस्टर फू को घर तक छोड़कर जाने लगती है, तो वो उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुमसे इतना रिक्वेस्ट किया है, तुम क्या घर तक नहीं चलोगी? वो कहती है कि मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ, मुझे अभी उन लोगों से बदला लेना है। मिस्टर फू कहता है कि तुम्हें पता है ना कि तुम अगर मुझे बोलोगी तो मैं उन्हें मिटाते हुए कुछ भी टाइम नहीं लगाऊंगा। वो कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं उनके साथ रहकर उन्हें धीरे धीरे तड़पाना चाहती हूँ और इसी तरह मैं अपना बदला ले सकती हूँ। फिर वो उससे नाम पूछती है तो मिस्टर फू अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं अभी 26 ईयर्स का हूँ, क्या मैं तुम्हें पसंद आया? इस पर वो हंसते हुए कहती है कि अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा और मैं तुम्हारे पैरों को भी ठीक कर सकती हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि आपको अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं हो पाया। लेकिन चियांग को तो पता था कि उसके पास शक्तियाँ हैं जिससे वो मिस्टर फू के पैर आसानी से ठीक कर सकती है, इसलिए वो अपने मैजिक से उसका पैर ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसे फिर से झटका लगता है और वो सोचने लगती है कि अभी मेरी बॉडी बहुत कमजोर है और मैं इसे पूरी तरह से तो ठीक नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी ये खड़ा होने के लायक तो हो ही गया होगा। मिस्टर फू उसे चिंता करने से मना करता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे ठीक कर सकती हो, पर अगर अभी तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है तो तुम्हें जोर देने की जरूरत नहीं है। सेक्रेटरी भी बोलता है कि मुझे पता था कि मिस चियांग आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं, लेकिन असल में हमने मिस्टर फू को बहुत बड़े बड़े डॉक्टर से दिखाया है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहती है कि किसने कहा कि ये नहीं चल पाएगा और मिस्टर फू को एक बार चलकर देखने के लिए बोलती है। मिस्टर फू फिर खड़ा होकर चलने के लिए ट्राई करता है और इस बार वो सही से खड़ा हो पा रहा था। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही मिस्टर फू चलने के लिए कोशिश करता है तो वो फिर से नीचे बैठ जाता है। सेक्रेटरी पूछता है कि मिस चियांग, मिस्टर फू के पैर तो ठीक हो गए हैं, तो फिर चल क्यों नहीं पा रहे? वो कहती है कि अभी उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं, मैं इस बार इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाऊंगी, दूसरी बार मैं ट्राई करूंगी। फिर वो बोलती है कि काफी देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए, और वहाँ से चली जाती है। सेक्रेटरी मिस्टर फू से कहता है कि मिस चियांग अगर आपके पैरों को ठीक कर सकती है तो ये तो आपके लिए काफी अच्छा है। वो कहता है कि ये बस एक कोइंसिडेंस था, तुम उसकी बातों पर ज्यादा ट्रस्ट मत करो और उस पर हमें ज्यादा प्रेशर करने की जरूरत नहीं है। इधर चियांग घर आती है तो सोचने लगती है कि ये हाउस चियांग की मॉम ने उसे दिया है, पर देखो तो कैसे ये लोग इतने आराम से यहाँ पर रह रहे हैं। कोई बात नहीं, जब तक मैं इन्हें निकालने नहीं देती तब तक इनसे अच्छे से ब्याज वसूलना पड़ेगा। फिर वो भी आकर खाने के लिए बैठ जाती है और मेड को कहती है कि मेरे लिए भी एक बोल लाओ, पर मेड तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। डैड बोलते हैं कि तुमने अपनी सिस्टर की पार्टी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है, फिर भी तुम्हें यहाँ पर हमारे साथ खाना खाने की हिम्मत कैसे कर रही हो? वो बोलती है कि ठीक है,
अगर मैं नहीं खा रही हूँ तो यहाँ पर कोई भी नहीं खाएगा, और वो पूरी टेबल पर के खाने को गिरा देती है। रोंग बोलने लगती है कि सिस्टर, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, पर डैड ने अभी बस थोड़ा ही खाना खाया था, तो कैसे सभी प्लेट को गिरा सकती हो। डैड गुस्से से कहते हैं कि तुमने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया है, और तुम इतनी घमंडी कब से हो गई हो, तुम्हें लगता है पनिशमेंट देना पड़ेगा। और फिर वो मेड को ऑर्डर करते हैं कि इसे अच्छे से सबक सिखाओ। वो मेड जियांग की तरफ आने लगती है। रोंग खुश होकर सोचती है कि ये मेड कराटे में चैंपियन रह चुकी है और अब तो जियांग की अच्छी खासी हालत होने वाली है। लेकिन जैसे ही वो मेड जियांग को मारने आती है, जियांग उसके पैर को ही फंसा देती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है। फिर वो उसके ऊपर लात रखकर उसे कुचलने लगती है। ये देखकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। रोंग सोचने लगती है कि ये इतनी पावरफुल कब से हो गई है। जियांग सभी को वार्न करती है कि अगर इस घर में कोई भी किसी का खून बहाएगा तो वो खून तुम लोगों का होगा, ये बात याद रखना। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। स्टेप मॉम जल्दी से डैड को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। इधर रोंग के पास कॉल आता है और उसकी फ्रेंड बताती है कि मैंने सुना है तुम्हारा फियांसे किसी और से एंगेजमेंट करने की तैयारी कर रहा है, तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना चाहिए। तो रोंग गुस्से से सोचती है कि मैं इसे जल्दी से निपटाने का सोचूंगी, तभी मैं इस घर में शांति से रह पाऊंगी। बाद में हम देखते हैं कि स्टेप मॉम और रोंग चुपके से जियांग के रूम में आती है और उसके बैग पर बहुत सारे सांप छोड़कर प्लान बनाने लगती है कि जब वो यहाँ आएगी तो उसे सांप काट लेगा और उसकी डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये सब काफी जहरीले हैं और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। रोंग कहती है कि मॉम, आपको नहीं लगता कि थर्ड ब्रदर को अगर डाउट हो गया तो? स्टेप मॉम कहती है कि ये सांप तुम्हारे थर्ड ब्रदर द्वारा पाले गए हैं, तो अगर जियांग की डेथ भी हो जाती है तो उन पर कोई ब्लेम नहीं करेगा। ये कहकर वे दोनों खुश होकर वहाँ से चली जाती हैं। जियांग सामान लेकर आती है तो उसे पहले से ही पता चल जाता है कि बेड पर सांप है। वो हंसते हुए सोचने लगती है कि इतनी छोटी चाल मुझ पर चल रही है। इधर नीचे स्टेप मॉम और रोंग होती हैं और वे डैड से बताती हैं कि जो थर्ड ब्रदर ने सांप पाले थे वे अचानक से जियांग के रूम में चले गए हैं, हमें कुछ करना चाहिए। तो डैड कहते हैं कि वे सांप बहुत ही जहरीले थे, वहाँ पर कैसे चले गए। तभी स्टेप मॉम सभी बॉडीगार्ड्स को बुलाकर ले आती हैं। डैड कहते हैं कि वो बिल्कुल घमंडी हो चुकी है, उसे तो वहीं छोड़ देना चाहिए, पर मुझे बस अपने सन्स की चिंता है, वे तीनों मुझे नहीं छोड़ेंगे। रोंग कहती है कि डैड, तीनों बिग ब्रदर आपको क्यों दोष देंगे, आपने तो उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे हैं। फिर वे सभी वहाँ जाते हैं। डैड बॉडीगार्ड्स को लेकर अंदर आते हैं तो देखते हैं कि जियांग तो बस आराम से बैठकर खा रही है। बाहर से रोंग खुश हो रही थी कि मैं उसकी मौत देखूंगी और बोलने लगती है कि सिस्टर, मुझे आपके मरने का बहुत ही दुख है। पर जब अंदर से जियांग की आवाज सुनकर आती है तो देखती है कि जियांग को तो कुछ भी नहीं हुआ है और वो बैठकर खा रही है। इस पर रोंग फिर पूछने लगती है कि वे जहरीले सांप कहाँ हैं और तुम कैसे ठीक हो। तो जियांग कहती है कि तुम किन सांपों की बात कर रही हो जो मैं अभी अभी खा रही हूँ, ये काफी टेस्टी है। ये देखकर मॉम, डैड और रोंग को वॉमिटिंग आने लगती है। तभी नीचे से एक सांप आता है और स्टेप मॉम को डस लेता है, जिससे वे सभी परेशान होने लगते हैं। रोंग ब्लेम करने लगती है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया है। जियांग कहती है कि मैंने क्या किया, क्या मैंने इन सांपों को अपनी रूम में लाया था खुद को डसवाने के लिए। रोंग फिर कुछ बोल नहीं पाती है और अपनी मॉम को देखने लगती है। डैड जियांग से कहते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए आए थे, पर तुम इतनी घटिया हो कि तुमने ये सब चीजें प्लान की हैं और तुमने अपनी स्टेप मॉम को ही सांप से कटवा दिया। जियांग कहती है कि आप बहस मत करिए, बल्कि अपनी मिस्ट्रेस को यहाँ से ले जाइए, वरना वो अब इस दुनिया में रहने के लायक नहीं बचेगी। रोंग कहती है कि जब थर्ड ब्रदर आएंगे तो वे तुमसे निपट लेंगे, तुमने उनके सांपों को पकड़कर खा लिया है, वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये कहकर वे सभी स्टेप मॉम को वहाँ से ले जाते हैं। जियांग तो बस आराम से खाने लगती है। बाद में हम देखते हैं कि स्टेप मॉम की हालत ठीक हो गई थी और वो रोंग से बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें अपने स्कूल जाना चाहिए। इधर सेक्रेटरी पेंटिंग को हटा रहा होता है, तभी वहाँ पर चैन आता है और बोलता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, 200 मिलियन की पेंटिंग को क्यों हटा रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसे मिस्टर फू ने ऑक्शन से बाय किया था। सेक्रेटरी बोलता है कि उन्होंने ही हटाने के लिए बोला है क्योंकि वो यहाँ पर कुछ और लगाना चाहते हैं। तो चैन कहता है कि 200 मिलियन से ज्यादा की महंगी चीज क्या हो सकती है जो ये इसे हटाकर उसकी जगह पर लगाना चाहता है। तभी वो देखता है कि सेक्रेटरी बस एक चम्मच को टांग रहा है। ये देखकर वो शॉक्ड रह जाता है कि ये तो वही चम्मच है ना जिससे मिस्टर फू बार बार मरने से बचा था। क्या वो पागल हो गया है, उसका दिमाग तो पूरी तरह खराब हो गया है जो 200 मिलियन की पेंटिंग हटाकर ये छोटा सा चम्मच टांग रहा है। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और पूछता है कि क्या ये तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है।
तो उसका फ्रेंड चेन जल्दी से बात बदलते हुए कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो बस यही पूछ रहा था कि तुम इस साधारण से चम्मच को यहाँ पर टांग कर दिखाना क्यों चाहते हो। मिस्टर फू कहता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, बल्कि मेरे लिए बहुत कीमती है, क्योंकि चियांग ने मुझे ये पहला गिफ्ट दिया है। सेक्रेटरी और चैन तो बस उसकी पागल भरी बातों से ही सदमे में जा रहे थे। मिस्टर फू कहता है कि मैं अब जल्द ही उससे मैरिज करने वाला हूँ। ये सुनकर तो उन दोनों को एक और बड़ा झटका लगता है। मिस्टर फू पूछता है कि अभी वो कहाँ है, उसकी एड्रेस का पता करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस पर सेक्रेटरी हाँ करता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो रेडी होकर बाहर आती है। वो मेड से पूछती है कि कार कहाँ है। मेड कहती है कि कार से सेकंड लेडी स्कूल चली गई है। किसने कहा था कि आपको देर से उठने के लिए। इस पर जियांग सीधा उसे लात मारकर दूर हटा देती है और बोलती है कि तुम एक नौकरानी होकर मुझसे जबान लड़ा रही हो। फिर वो वहाँ पर बाइक देखती है और उसे लेने जाती है। मेड आवाज लगाने लगती है कि ये 4th यंग मास्टर की है, अगर आपने इसे टच किया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेंगे। पर जियांग कहाँ मानने वाली थी, वो बाइक लेकर सीधा वहाँ से चली जाती है। मेड हैरान होती है कि यंग लेडी को बाइक चलाने की आदत कब से पड़ गई। इधर हम गू को देखते हैं जो जियांग का 4th ब्रदर था। उसके फ्रेंड्स उसे रेस लगाने के लिए बोल रहे थे कि अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हें 1 मिलियन देंगे, पर अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमें 2 मिलियन देना पड़ेगा। ये सुनकर गू हंसने लगता है और कहता है कि तुम लोग मुझसे शर्त लगाओगे। तुम लोग किसी प्रतियोगिता में सेकंड क्या आ गए हो, खुद को क्या समझने लगे हो। वे दोनों कहते हैं फिर तुम हमसे रेस क्यों नहीं लगा रहे हो, क्या तुम हमसे डर गए हो। तो मिस्टर गू मान जाता है। तीनों के बीच रेस स्टार्ट हो जाती है। जियांग रास्ते में जा रही थी, तभी उसे रोंग की कार नजर आती है। इधर रोंग यही सोच रही होती है कि आज तो जियांग स्कूल लेट आने वाली है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स उस पर जरूर गुस्सा करेंगे। घर पर तो पावरफुल होने की वजह से वो बच गई थी, पर स्कूल में कैसे बचेगी। तभी जियांग जाते जाते उसके कार के अंदर ही पानी फेंक देती है, जिससे रोंग गुस्से से पागल हो जाती है कि ये कौन था। इधर जियांग उसी रोड पर जा रही होती है तो उनके टीम वाले उसे रोक देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, ये रोड बंद है। लेकिन जियांग उनकी बकवास सुनने की बजाय सीधा बाइक निकाल कर ले जाती है। वो गू और उसके फ्रेंड्स को काफी पीछे छोड़कर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर गू सोचता है कि ये कौन है जो मुझसे इतना तेज निकल गया। वो भी उसका पीछा करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जियांग कब की चली गई थी। यहाँ पर मिस्टर गू जियांग की वजह से रेस जीत गया था। वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला वो जो हम सबसे आगे थी वो कौन थी। तो जो उस टाइम रोड पर खड़ा था और जियांग को रोका था वही बोलता है कि वो तो एक लड़की थी। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो फिर भी हमारे बोर्ड को साइड से होकर चली गई। ये सुनकर गू पता लगाने के लिए बोलता है कि आखिर ब्लैक बाइक वाला कौन था। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम लोग हारे हुए पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मैं अभी स्कूल के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ। इधर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर गू आ गया था। गू के फ्रेंड्स बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि तुम्हारी विलेज की सिस्टर वापस आ गई है, पर वो अब तक कहाँ थी। वो कहता है मुझे इस बकवास चीजों के बारे में नहीं जानना और उस लड़की के बारे में तुम मुझसे मत ही पूछो। इस पर उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं कि हाँ तुम सच बोल रहे हो, हमें उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वैसे वो तुम्हारी सिस्टर कैसे हो सकती है, जरूर कुछ गड़बड़ होगा। इधर हम जियांग को देखते हैं जो अपना स्कूल बैग लेकर क्लास में आती है। उसे देखते ही सभी बातें करने लगते हैं कि ये ब्यूटीफुल गर्ल कौन है। यानी कि जियांग को यहाँ पर अभी कोई पहचान नहीं पा रहा होता है, क्योंकि पहले तो उसकी कंडीशन काफी खराब हुआ करती थी। रोंग को सभी ताने मारने लगते हैं कि लगता है क्लास में कोई और ब्यूटीफुल गर्ल उसकी पोजीशन लेने वाली है और रोंग की पोजीशन खतरे में है। रोंग की फ्रेंड बोलने लगती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि रोंग ब्यूटीफुल नहीं है, और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी है और इससे ज्यादा पावरफुल कौन हो सकता है, सिर्फ ब्यूटीफुल होने से क्या होता है। तभी जियांग रोंग के पास आकर कहती है सिस्टर क्या तुम मुझे सभी क्लास वालों से इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी। ये सुनकर रोंग की फ्रेंड हैरान हो जाती है कि क्या तुम ही जियांग हो, तुम तो पहले से काफी ब्यूटीफुल हो गई हो, पर फिर भी तुम कभी रोंग की पोजीशन नहीं ले पाओगी। रोंग कहती है जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना टीचर आ गए तो तुम्हें डांट पड़ सकती है। जियांग भी कहती है लगता है मैंने सुबह सुबह तुम्हारी कार में पानी फेंका था, जिससे तुम्हारा घमंड अभी ठीक से धुला नहीं है। रोंग ये जानकर हैरान हो जाती है कि मॉर्निंग में जो बाइक वाली लड़की थी वही जियांग थी। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की। जियांग वहाँ से अपनी सीट पर बैठने चली जाती है। रोंग की फ्रेंड गुस्सा करने लगती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर पानी फेंकने की, मैं अभी जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। वो जियांग के पास आती है और कहती है कि
कि तुमने जो रोंग को परेशान किया है उसके लिए तुम्हें जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। लेकिन जियांग उसे बकवास करने से मना करती है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। पर रोंग की फ्रेंड कहाँ मानने वाली थी। वो कहती है कि लगता है तुम्हें अच्छे से सबक सिखाना पड़ेगा और उसे थप्पड़ मारने वाली होती है। लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें लोगों को मारना बहुत पसंद है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर देती हूँ। वो उसके हाथ से ही खुद को थप्पड़ मरवा लेती है और मैजिक करती है, जिससे रोंग जोर जोर से खुद को ही थप्पड़ मारने लगती है। सभी क्लास के लोग हैरान हो जाते हैं कि ये खुद को थप्पड़ क्यों मार रही है। इधर गुई आराम से हेडफोन लगाए होता है और उसके फ्रेंड्स उसे बोल रहे होते हैं कि क्या तुम अपनी सिस्टर को नहीं बचाओगे, लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता है। रोंग देखती है कि उसकी फ्रेंड नाकाम रही है जियांग को बुली करने में, तो वो भी बीच में पड़ जाती है और कहने लगती है जियांग सिस्टर देखो तुमने मेरी फ्रेंड की हालत क्या कर दी। जियांग कहती है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, वो खुद को ही थप्पड़ मार रही है। इस पर रोंग फिर कुछ बोल नहीं पाती है। जियांग कहती है लगता है तुम भी इसके साथ ज्वाइन करना चाहती हो, और वो उस पर भी मैजिक कर देती है, जिससे वो भी नीचे बैठकर खुद को थप्पड़ मारने लगती है। सभी स्टूडेंट्स उन दोनों की हरकतें देखकर काफी हैरान होते हैं और इधर ये दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें क्या हो गया है, हम खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। जियांग गू को देखती है और सोचती है कि वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर है और जियांग का ब्रदर है, लेकिन फिर भी वो उसे बुली होते हुए हमेशा से देखते आया है, जिससे जो भी बुली कर रहे थे उन्हें काफी घमंड मिला है और वे जियांग को और ज्यादा बुली करते आए हैं। वो सोचती है कि मैं इसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। फिर वो उसके पास आती है और कहती है मुझे ये सीट चाहिए। गू अपना हेडफोन निकालता है और बोलता है तुमने क्या कहा, तुम्हें ये सीट चाहिए? क्या तुम्हें पता नहीं है कि क्लास में जो सबसे पावरफुल होता है उसी को ये सीट मिल सकती है। जियांग कहती है फिर हम क्यों ना फाइट कर लेते हैं, जो जीतेगा वो उसी की सीट हो जाएगी। तो गू कहता है तुम यहाँ पर बकवास मत करो, तुम्हें पता है कि तुम मुझसे बुरी तरह हार जाओगी, बेवजह की मार खा जाओगी, इसलिए यहाँ से निकल जाओ। पर वो कहती है कहीं तुम डर तो नहीं गए। इस पर गू को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लगता है कि तुम आज मेरे हाथ मार खाकर मरना चाहती हो। रोंग भी बोलने लगती है ब्रदर तुम जाने दो, लगता है जियांग पागल हो गई है, पर अभी भी हमारी सिस्टर है तो हमें उससे नहीं उलझना चाहिए। लेकिन गू कहता है कि वो इसी के लायक है। फिर दोनों शर्त लगा लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स भी गू की तरफ से बोली लगाने लगते हैं और अगर वो जीतेगा तो पैसे देने पड़ेंगे, पर जियांग के पास कोई नहीं था। तभी वहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है और वो 100 मिलियन की बोली जियांग के जीतने पर लगा देता है। ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं और बातें करने लगते हैं कि ये पर्सन कौन है जो इतना पावरफुल है और इसका जियांग के साथ क्या रिलेशन है कि ये इसके लिए 100 मिलियन की बोली लगा रहा है। रोंग मिस्टर फू को देखकर सोचने लगती है कि ये यहाँ पर कैसे आ गया है, जियांग को ढूंढते ढूंढते, और ये हमेशा जियांग के आसपास ही क्यों दिखता रहता है, इसका उससे क्या रिलेशन है। सेक्रेटरी अपना 100 मिलियन का कार्ड दे देता है, पर जियांग कहती है कि तुम्हें क्या डर नहीं है कि तुम ये 100 मिलियन हार सकते हो। मिस्टर फू कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है। सेक्रेटरी सोच रहा होता है कि जब ये बॉक्सिंग रिंग के लोन वुल्फ को हरा सकती है तो ये छोटे छोटे बच्चे किस खेत की मूली हैं। फिर ये दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं, जहाँ जियांग तो गू को बहुत अच्छे से सबक सिखाती है और उसकी मेडिकल हालत ही खराब कर देती है, जिसकी वजह से सब लोग गू को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाते हैं। जियांग मिस्टर फू के पास आकर कहती है कि देखो मैं फिर से एक बार जीत गई। तो वो कहता है कि हाँ मुझे तुम पर ट्रस्ट था। फिर मिस्टर फू उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ घर चलो, पर वो कहती है कि मेरी अभी क्लास है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं तो मिस्टर फू उन्हें घूर कर देखता है, जिससे वे जल्दी से भाग कर चले जाते हैं। वो फिर कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। जियांग कहती है कि ठीक है मैं तुमसे मिलने आऊंगी, पर क्लास खत्म होने के बाद। तो मिस्टर फू मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। क्लास के टाइम जियांग दो लड़कों को बातें करते हुए सुनती है। वे कह रहे होते हैं कि हमने सुना है रोंग की जो फ्रेंड है उसके अंकल डेविल वर्ल्ड सोसाइटी के लीडर हैं। उनसे बड़े बड़े फैमिलीज भी पंगा नहीं लेते हैं और वो आज जियांग को सबक सिखाने के लिए उन्हें इनवाइट कर रही है। हमें नहीं लगता कि जियांग आज बच पाने वाली है। जियांग भी ये बात सुनती है और सोचने लगती है कि ये तो वही सोसाइटी है जिसे मैंने ही शुरू किया था अपने रीबॉर्न होने से पिछली लाइफ में। अच्छा है मुझे इस बार भी उन्हें देखना है कि वे कैसा काम कर रहे हैं। इधर हम जियो को देखते हैं जो बेड पर लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आता है और बताता है कि रोंग मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर आज बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली है। तुम्हारी फ्रेंड ने ड्रैगन वर्ल्ड के अंकल को जियांग को सबक सिखाने के लिए बुलाया है। उनसे बच पाना जियांग के लिए नामुमकिन है। वे लोग इस बार उसे जान से ही मार डालेंगे। रोंग जियो से बोलने लगती है कि ब्रदर जियांग ने भले ही आपको मारा हो पर वो हमारी सिस्टर है और वे लोग इतने पावरफुल और खतरनाक है कि किसी को जान से मारने पर सोचते भी नहीं है। हमें जाकर जियांग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि उसने बहुत गलतियां की हैं। उसने आपकी बाइक भी मॉर्निंग में यूज की थी स्कूल आने के लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था तो मैं कार लेकर चली गई थी।
ये सुनकर जियू हैरान हो जाता है और पूछता है कि मॉर्निंग में जो लड़की ब्लैक कलर की बाइक चला रही थी वही जियांग थी। रोंग हाँ कहती है। वो कहती है कि अब तो फोर्थ ब्रदर जियांग पर पूरी तरह से गुस्सा करेगा और उसे बचाने नहीं जाएगा, जिससे जियांग को मरने से कोई बचा ही नहीं पाएगा। लेकिन इधर गू को ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगता है। वो सोचने लगता है कि जिसे मैं इतनी मेहनत से ढूंढ रहा था वो मेरी सिस्टर ही निकली। फिर वो उससे मिलने जाने लगता है तो रोंग जल्दी से कहती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मुझे जियांग से कुछ पूछना है, उसके बाद ही वो मर सकती है, और वो वहाँ से चला जाता है। इधर हम मिस्टर फू को देखते हैं जो उदास बैठा होता है। तो उसका फ्रेंड कहता है अरे इसे क्या हो गया। सेक्रेटरी बताता है कि ये मिस जियांग का वेट कर रहे हैं। चैन समझ जाता है। तभी सेक्रेटरी के पास कॉल आता है जहाँ पर वो जल्दी से मिस्टर फू को बताता है कि हमने सुना है कि ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड का बॉस मिस जियांग के लिए परेशानी खड़ी कर रहा है। मिस्टर फू तुरंत वहाँ पर चलने के लिए कहता है। इधर हम जियांग को देखते हैं जो उनके पास आती है। रोंग की फ्रेंड कहती है अंकल यही वो लड़की है जिसने मुझे परेशान किया है। तो वो बोलता है कि इतनी छोटी सी लड़की, मैं इसे आज सबक सिखाऊंगा। रोंग कहती है कि देखिए इसने मेरे गालों पर कितना ज्यादा मारा है और आपको इसका बदला लेना होगा। फिर वो जियांग से कहती है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, जल्दी से नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो और खुद को ऐसे ही थप्पड़ मारो तो मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। जियांग कहती है तुम्हें लगता है कि तुम जिसे लेकर आए हो वो मुझे मार सकेंगे। ये सुनकर रोंग की फ्रेंड अपने अंकल से बोलने लगती है अंकल देखिए ये कितनी घमंडी है और आपके सामने भी अपना घमंड दिखा रही है। इस पर वो पर्सन अपने बंदों को ऑर्डर देता है और वे लोग जियांग को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जियांग अपने मैजिक से उनके हथियारों को ही छीन लेती है। ये देखकर सभी हैरान होने लगते हैं कि ये किस प्रकार का जादू है। बॉस बोलता है तुम लोग खड़े क्या हो, हथियार नहीं है तो क्या हुआ, फिर भी इस पर अटैक करो। इस पर वे लोग फिर से आगे बढ़ते हैं लेकिन जियांग उन्हीं हथियारों को उन पर ही छोड़ देती है और वे काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखकर रोंग की फ्रेंड और उसका अंकल हैरान हो जाते हैं। जियांग फिर उसके पास आती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है। तो बॉस जल्दी से गन निकाल लेता है जिस पर जियांग उसकी गन ही छीन लेती है और उसी की तरफ कर देती है। ये देखकर वे दोनों डर कर भागने लगते हैं और एक सिग्नल फायरवर्क छोड़ देते हैं। इधर हम गू को देखते हैं जिसके साथ उसका फ्रेंड भी होता है और वो जियांग को ही खोज रहा था। उसका फ्रेंड समझाता है कि तुम आगे मत जाओ वरना हमारे लिए मुसीबत हो सकती है। ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड के लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं, अगर उनके रास्ते में हम आ गए तो वे लोग हमें भी मार देंगे। गू कहता है वो अगर मरेगी तो मेरे हाथों में, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ, तुम्हें आना है तो आओ। इस पर उसका फ्रेंड भी साथ में आ जाता है। वे देखते हैं कि जियांग के सामने रोंग और उसका अंकल गिरे हुए हैं तो वो जल्दी से उसके पास आता है। रोंग और उसका अंकल जियांग से बोल रहे होते हैं कि तुम जादूगरनी हो, हम तुमसे अकेले नहीं लड़ सकते, इसलिए हमने फायर सिग्नल छोड़ा है और देखना ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड के 5 लीडर यहाँ पर आते ही होंगे। जियांग फिर से उन पर अटैक करने जाती है तो रोंग की फ्रेंड जल्दी से बोलने लगती है तुम हमें मत मारो वरना तुम भी मारी जाओगी। ब्लैक ड्रैगन बहुत ही खतरनाक है और वे तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जियांग कहती है ठीक है, फिर मैं क्यों ना उनका वेट कर लूं। तभी वो गू को देखती है और पूछने लगती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। गू देखता है कि सभी लोग मरे पड़े हैं और उसे डाउट होने लगता है कि क्या जियांग ने इन सभी को मारा है। फिर वो समझाता है कि तुमने इन सभी लोगों से तो आसानी से निपट लिया, पर अभी अभी मैंने देखा है कि इन लोगों ने सिग्नल भेजा है जिससे ब्लैक ड्रैगन के 5 लीडर आते ही होंगे, हमें उनसे पहले यहाँ से निकल जाना चाहिए। जियांग कहती है मैं उनसे नहीं डरती हूँ, मैं तो उनसे मिलना चाहती हूँ। गू और उसका फ्रेंड कहते हैं क्या ये लड़की सच में पागल तो नहीं हो गई है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना हम भी मारे जाएंगे। वे दोनों जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड के 5 लीडर आ जाते हैं जिससे वे दोनों भी वही रुक जाते हैं और बोलने लगते हैं कि लगता है हमारी डेथ भी होने वाली है। रोंग और उसका अंकल जल्दी से भागकर अपने लीडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की ने हम पर अटैक किया है, आपको इसके लिए हमारा बदला लेना पड़ेगा। मिस्टर गू कहता है बॉस ये मेरी सिस्टर है, जियांग फैमिली से है, ये थोड़ी पागल है तो आप इसकी गलतियों को माफ कर दीजिए। पर ब्लैक ड्रैगन का लीडर कहता है जियांग फैमिली से है तो क्या हुआ, हमसे पंगा लेने का नतीजा चाहे कोई भी हो उसे भुगतना ही पड़ेगा। वो अपने बंदों को उन पर फायर करने का ऑर्डर करता है। वे सभी गन निकाल लेते हैं। इधर गू और उसका फ्रेंड डरने लगते हैं कि अब तो हम गोलियों से छलनी होने वाले हैं, लेकिन जब वे सभी फायर करते हैं तो जियांग आसानी से उनकी गोलियों को रोक लेती है और नीचे गिरा देती है।
ये देखकर रोंग की फ्रेंड और उसका अंकल जल्दी से बोलने लगते हैं, बॉस मैंने अभी कहा था ना कि ये लड़की जादूगरनी है, देखिए इसने कैसे सारी गोलियों को रोक लिया, इसके पास जरूर कोई शक्ति है। पांचों लीडर बात करने लगते हैं कि इस प्रकार की शक्ति तो सिर्फ हमारे टीचर में थी, लेकिन उनकी तो डेथ हो गई थी क्योंकि उन्हें धोखा मिला था। पर उनमें से दूसरा लीडर कहता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये लड़की जानी पहचानी है। जियंग उनके पास आती है और कहती है, क्या तुम लोग अभी भी मुझे मारना चाहते हो? वो टतले के सिर पर मारते हुए कहती है, तुम्हारा नेम न्यू है ना, तुम हमेशा रोते ही रहते हो। ये सुनकर तो सभी हैरान होते हैं और कहते हैं कि इसका नेम तो हमने ही रखा है और ये सिर्फ हमारी टीचर को ही पता था, इसका मतलब आप ही हमारी टीचर है? तो वो हाँ कहती है और बोलती है कि तुम्हारी उम्र 40 इयर्स है और तुम हमेशा रोते ही रहते हो, इसलिए मैंने तुम्हारा ये नेम रखा था। ये सुनकर उन सभी को कंफर्म हो जाता है कि उनकी टीचर वापस आ गई है। लेकिन रोंग की फ्रेंड और उसका अंकल बोलने लगते हैं कि बॉस आप लोग इसकी बातों पर ट्रस्ट मत कीजिए, बल्कि ये कोई और ही है। पर लीडर्स उनका मुंह बंद करा देते हैं और मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी टीचर के बारे में बकवास करने की। फिर सभी जल्दी से जियांग के सामने नील डाउन होते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। जियांग उन्हें खड़ा कराती है और कहती है कि तुम लोगों को यहाँ तक लाना मेरा काम था, बाकी तुम लोगों ने अपने अपने वर्ल्ड को काफी अच्छे पोजीशन में ला दिया है, मैं तुम लोगों से काफी खुश हुई हूँ। इधर रोंग और उसका अंकल हैरान हो रहे होते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इधर मिस्टर फू और उसके लोग आते हैं तो देखते हैं कि ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड का लीडर कुछ निकाल रहा है। उन्हें लगता है कि वो गन निकाल रहा है, इसलिए वे जल्दी से वहाँ आते हैं और मिस्टर फ्यू के लोग ब्लैक ड्रैगन लीडर पर गन तान लेते हैं, तो उधर के लोग भी गन तान लेते हैं। जियांग कहती है कि तुम लोग अपने गन हटा लो क्योंकि ये मेरा ही आदमी है। ये सुनकर वे लोग गन हटा लेते हैं। जियो पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तो जियांग कहती है कि मैं तुम्हें घर पर चलकर सब एक्सप्लेन करूंगी। इधर सभी लीडर बोलने लगते हैं कि टीचर आपको हमारे साथ चलना चाहिए। मिस्टर फ्यू कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। इस पर जियांग सभी लीडर्स से कहती है कि तुम लोग अब से किसी को परेशान मत करना, और हाँ मैं अब ये काम छोड़ चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊंगी, लेकिन तुम लोगों ने इसे काफी अच्छे से संभाला है, इसलिए अब तुम लोग ही इस ग्रुप के बॉस रहोगे। ये सुनकर वे सभी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जियांग मिस्टर फू से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि तुम वेट करना, मैं आ जाऊंगी। मिस्टर फू कहता है कि मैंने सुना था कि ड्रैगन वर्ल्ड के लोगों से तुम्हारा झगड़ा हो गया है, तो मैं यहाँ हेल्प करने आया था। फिर वे जाने लगते हैं, तभी वहाँ पर गू आ जाता है और कहता है कि जियांग तुम मेरी सिस्टर हो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो, और तुम किसी और मैन के साथ कैसे जा सकती हो? वो कहती है कि मैं कुछ भी करूँ तुम नहीं बताओगे मुझे, और वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो भी आ जाता है जो जियांग का फर्स्ट ब्रदर था। वो बोलने लगता है कि जियांग कहाँ है और ड्रैगन वर्ल्ड के लोगों के साथ क्या हुआ। गू कहता है कि जियांग अब पहले से ज्यादा पावरफुल हो गई है, उसे हमारी हेल्प नहीं चाहिए, और वो अभी अभी मिस्टर फू के साथ गई है। मिस्टर मो कहता है कि तुम्हें अब हमारी सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। गू कहता है आप कब से उसकी चिंता करने लगे, आप तो उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। पर मिस्टर मो कहता है कि तुम मत भूलो कि पहले क्या हुआ था, और ये सब तुम्हारी ही गलती है। अगर तुमने उस पर ध्यान दिया होता तो हमारी सिस्टर के साथ वो एक्सीडेंट नहीं होता। ये कहकर वो गुस्से में चला जाता है। गू बस ऐसे ही चुपचाप खड़ा रह जाता है। इधर मिस्टर फू जियांग को घर लाता है और वे लोग डिनर करने लगते हैं, जहां जियांग अच्छे से खाना खाने लगती है क्योंकि अब वो एक इंसानी बॉडी में आ गई थी और उसे खाने की काफी जरूरत भी थी। सेक्रेटरी बस उन्हें हैरान होकर देख रहा होता है कि मिस्टर फू कैसे जियांग की केयर कर रहे हैं और उसे खाना खिला रहे हैं। जियांग पूरा खाना खा जाती है। मिस्टर फू कहता है अगर तुम्हें खाना और चाहिए तो मैं ले आता हूँ। वो कहती है नहीं, मेरा पेट भर गया है, तुम्हारे फैमिली के खाने काफी अच्छे हैं। तो वो कहता है ठीक है, फिर से मैं तुम्हारे लिए हर दिन खाना बनवाऊंगा। वो मान जाती है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैन आता है और वहाँ पर एक न्यू ब्यूटीफुल लड़की को देखकर कहता है मिस्टर फू तुम तो उस विलेज से आई हुई जियांग को पसंद करते थे, फिर इस ब्यूटीफुल लड़की के साथ क्या कर रहे हो? जियांग कहती है मैं ही वो विलेज की लड़की हूँ। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है कि जिसे वो गंवार समझ रहा था वो इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। मिस्टर फू जियांग से कहता है कि ये मेरा पर्सनल डॉक्टर है, इसकी थोड़ी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो तुम इस पर ज्यादा ध्यान मत देना। मिस्टर चैन अपने बारे में इतनी तारीफें सुनकर चिढ़ जाता है। फिर वो खाने के लिए बैठता है तो देखता है कि कुछ भी बचा ही नहीं था। मिस्टर फू जियांग से कहता है कि तुम आज यहीं पर रुक जाओ, तो वो मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे पैरों को भी देख लूंगी जिससे कि तुम अच्छे से चल पाओगे। ये सुनकर मिस्टर चैन कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, क्या तुम मिस्टर फू के पैरों को ठीक करोगी? तुम्हें नहीं पता है कि इनके पैरों के इलाज के लिए कितने बड़े बड़े डॉक्टर आए और नाकाम रहे हैं, और तुम जिसे डॉक्टर के बारे में कुछ भी नहीं पता वो कैसे इलाज करेगी? बेहतर होगा कि तुम झूठे वादे नहीं करो। पर मिस्टर फू
कहता है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है और वे दोनों वहाँ से ट्रीटमेंट के लिए चले जाते हैं। मिस्टर चैन भी जाने लगता है कि मैं भी देखूंगा कि तुम उसके पैरों का ट्रीटमेंट कैसे कर रही हो, लेकिन सेक्रेटरी मना करता है कि तुम वहाँ मत जाओ वरना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। पर मिस्टर चैन कहाँ मानने वाला था, वो तो चला ही जाता है। इधर रूम में जियांग उससे पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी फील नहीं हो रहा है, तो वो कहता है कि नहीं। जियांग फिर आकर उसके ऊपर बैठ जाती है। मिस्टर फू कहता है कि मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे सच में अपने पैरों में कोई भी फीलिंग नहीं आती है। जियांग कहती है पर तुम्हारा अपर बॉडी काफी अच्छा है और तुम्हारे लिप्स तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। वो मिस्टर फू की चोट को देखती है और पूछने लगती है कि अभी तक ये हील क्यों नहीं हुआ। मिस्टर फू कहता है कि तुमने ये चोट मुझे दी है तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जियांग जाकर मेडिसिन लाती है और उसे लगा देती है। उन दोनों के बीच किस होने वाला था, तभी वहाँ मिस्टर चैन आ जाता है। उन्हें इतना क्लोज देखकर वो जल्दी से बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर बस देखने आया था कि जियांग तुम्हारा ट्रीटमेंट कैसे कर रही है। वे दोनों फिर से क्लोज आने लगते हैं तो मिस्टर चैन जल्दी से बोलता है कि अभी मिस्टर फू के क्लोज आना ठीक नहीं है क्योंकि इससे उनके पैरों की हालत और खराब हो सकती है। मिस्टर फू उसे गुस्से से घूर कर देखता है और कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते हो। ये सुनकर मिस्टर चैन डर जाता है। इधर तो मिस्टर फू उसे मारने के लिए फ्लावर पॉट ही उठा लेता है, पर वक्त रहते मिस्टर चैन वहाँ से भाग जाता है जिससे उसे वो फ्लावर पॉट नहीं लगता। जियांग कहती है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा इतना हैंडसम फेस व्हीलचेयर पर बैठकर बीते, इसलिए मैं तुम्हारे पैरों को सबसे पहले ठीक कर दूं। वो उसके पैरों को हील करना स्टार्ट कर देती है, पर उसे काफी प्रॉब्लम होने लगती है और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। मिस्टर फू उसकी केयर करने लगता है लेकिन वो बेहोश हो जाती है। बाद में जब उसे होश आता है तो मिस्टर फू पूछता है कि तुम अब कैसा फील कर रही हो। वो कहती है कि मैं ठीक हूँ और पूछती है कि क्या तुम्हारे पैर ठीक हो गए। तो मिस्टर फू उसे खड़ा होकर दिखाता है। ये देखकर जियांग काफी खुश हो जाती है कि तुम्हारे पैर तो सच में ठीक हो गए हैं। फिर वे दोनों नीचे ब्रेकफास्ट करने आते हैं तो मिस्टर चैन वहीं पर पहले से ही बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। जब वो मिस्टर फू को अपने पैरों पर खड़ा देखता है तो सदमे में चला जाता है कि मिस्टर फू के पैर कैसे ठीक हो गए। जियांग कहती है कि मैंने कहा था ना कि मैं उसके पैरों को ठीक कर सकती हूँ, तो देखो मैंने ठीक कर दिया। फिर वे सभी बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। जियांग कहती है कि मैं अब चलती हूँ, पर मिस्टर फू कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर घर पर मॉम, डैड और रोंग बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर जियांग और मिस्टर फू आते हैं। उन्हें देखकर वे गुस्सा करने लगते हैं कि तुम इतने दिन से कहाँ थी, तुम्हारे पास बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। तभी वे मिस्टर फू को देखते हैं और जल्दी से बोलने लगते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। जियांग मिस्टर फू से कहती है कि तुम मेरे मामले में मत पड़ना, मैं सब कुछ अकेले ही हैंडल कर लूंगी। डैड उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम मिस्टर फू से ऐसे कैसे बात कर रही हो, अभी की अभी उनसे माफी मांगो। पर वे दोनों उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देते। मिस्टर फू आकर पूछता है कि क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊँ, तो वे हाँ कर देते हैं। फिर मिस्टर फू आराम से बैठ जाता है शो देखने के लिए। जियांग फिर उस पर्सन को बुलवाती है जिसे बहुत ही चोट लगी होती है। उसे देखकर रोंग और स्टेप मॉम काफी डर जाते हैं। डैड उनसे पूछने लगते हैं कि क्या वही पर्सन है जिससे तुम लोगों ने जियांग को ठिकाने लगाने के लिए कहा था। तो वे सभी हाँ करते हैं। सब कुछ यही प्लान बनाने लगते हैं कि कुछ भी हो जाए, पर हम अभी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हमने ही जियांग को ठिकाने लगाने के लिए ऑर्डर दिया था, वरना यहाँ पर मिस्टर फू है, वो हमें छोड़ेगा नहीं। शायद वो जियांग को पसंद करता है, इसलिए तो हमेशा उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वो पर्सन जल्दी से रोंग के पास जाता है और बोलने लगता है कि मुझे तुम लोगों ने ऑर्डर दिया था जियांग को ठिकाने लगाने के लिए, पर अब ये लोग मुझे पकड़ चुके हैं और काफी परेशान कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचा लो। पर रोंग उसे दूर धक्का दे देती है और कहने लगती है कि तुम क्या बात कर रहे हो, मैं तो तुम्हें जानते भी नहीं। लेकिन वो पर्सन कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, तुमने ही कहा था जियांग को किडनैप कर उसके हाथ पैर तोड़ देने के लिए और साथ ही उसे बेच देने के लिए। हमारे बीच अब मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था। लेकिन स्टेप मॉम और रोंग साफ साफ इनकार कर देते हैं कि हम इस पर्सन को जानते भी नहीं, ये तो झूठ बोल रहा है। और जियांग से कहने लगते हैं कि तुम किसी को उठाकर लाओगी तो क्या हम इस बात पर यकीन कर लेंगे, तुम हमें फंसाना चाहती हो। पर वो पर्सन कहता है कि मेरे पास इसका सबूत भी है और वो मेरे फोन में है। ये सुनकर रोंग डर जाती है और सोचने लगती है कि नहीं, मैं खुद को बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती, और वो जल्दी से उसका फोन ही तोड़ देती है। जियांग कहती है कि तुमने ये क्या किया। तो रोंग कहती है कि मुझे लगा इस फोन में कोई डेंजरस चीज हो सकती है, इसलिए मैंने तोड़ दिया। पर सिस्टर,
तुम बिलीव करो, मैंने तुम्हें कोई भी चोट नहीं पहुंचाई है, मैं ऐसा क्यों करूंगी। वो पर्सन बोलने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो, मेरे फोन में सबूत था, तुमने उसे तोड़ दिया है। स्टेप मॉम उस पर्सन को लात मारकर ही बेहोश कर देती है। मिस्टर फू और जियंग उनका ये ड्रामा देखकर बस हंस रहे होते हैं। जियंग कहती है कि तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम फोन तोड़ दोगे और इस पर्सन को बेहोश कर दोगे तो हमारे पास कोई एविडेंस नहीं रहेगा। चलो मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ, अब इस घर को छोड़कर आराम से निकल जाओ। ये सुनकर वे सभी हैरान हो जाते हैं। डैड बोलने लगते हैं कि तुम कौन होती हो हमें निकालने वाली। जियन कहती है कि मैंने तुम लोगों को इतने टाइम तक यहाँ रहने दिया, क्या ये काफी नहीं है। और जहाँ तक बात रही मैं कौन होती हूँ, तो मैं सबको बता दूँ कि ये ओल्ड हाउस मेरी मॉम ने मुझे विरासत में दिया है, तो तुम लोगों का यहाँ रहने का कोई सेंस नहीं बैठता, इसलिए अब यहाँ से चले जाओ क्योंकि मुझे तुम लोगों का यहाँ रहना पसंद नहीं है। डैड गुस्से में उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि देख लीजिए, अगर आपने एक थप्पड़ भी लगाया तो मुझे लगता है आप इस दुनिया से ही गायब हो जाएंगे। ये सुनकर डैड डर जाते हैं और मॉम जल्दी से उन्हें पीछे ले जाती है। डैड कहते हैं चाहे तुम कुछ भी कर लो, पुलिस बुलाओ या कुछ भी कर लो, मुझे अरेस्ट करवा दो, फिर भी मैं इस घर को छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जियन कहती है कि मुझे ये सब फालतू का लफड़ा नहीं करना है और वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देती है जो उन्हें पकड़कर सीधा घर से बाहर ही कर देते हैं। डैड बस चिल्लाते रह जाते हैं। वे सभी अब रोड पर आ चुके थे। इधर मिस्टर फू जियंग के पास आता है और पूछता है कि तुमने उन सभी को इतनी आसानी से क्यों जाने दिया। जियंग कहती है कि मुझे उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है, वे मरे या जिए, मुझे बस अपने हक से मतलब था जो मैंने उनसे ले लिया है। इधर हम उन तीनों को देखते हैं जो यही सोच रहे होते हैं कि हमें तो अब घर से बाहर निकाल दिया गया है। डैड अंदर घुसने की कोशिश करते हैं पर गार्ड्स कहते हैं कि तुम सब अंदर नहीं जा सकते। इस पर डैड कहते हैं कि मेरा घर है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। बॉडीगार्ड्स कहते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं बल्कि मिस जियांग का है और उन्होंने हमें ऑर्डर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम हमें परेशान मत करो वरना तुम्हारे लिए भी परेशानी क्रिएट हो सकती है। ये सुनकर वे तीनों कुछ नहीं बोलते। फिर रोंग कहने लगती है कि डैड हमें इस जियांग से निपटने के लिए ब्रदर्स को बुलाना चाहिए, वही हमारी हेल्प कर सकते हैं। डैड भी कहते हैं कि हाँ तुम सही बोल रही हो, इसलिए डैड जल्दी से फर्स्ट ब्रदर को कॉल करते हैं क्योंकि वही सब चीजों को कंट्रोल में रखता था। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारी सिस्टर ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है, तुम यहाँ पर जल्दी आओ और उसे समझाओ कि वो क्या कर रही है। पर मिस्टर मो कहता है कि लगता है मेरी सिस्टर अब बड़ी हो गई है, मुझे अब और उसकी हेल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। डैड परेशान होने लगते हैं कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, उसने कहा है कि वो हमारे कार्ड्स भी फ्रीज करवा देगा, हम तो रोड पर आ गए हैं। रॉन जल्दी से कहने लगती है कि लगता है ब्रदर को कोई गलत फहमी हो गई है, वो कभी भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मॉम और डैड और ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि हमारे कार्ड्स भी फ्रीज हो गए हैं और हमारे पास घर भी नहीं है, हम कहाँ जाएंगे। तभी वहाँ गू आ जाता है और उन्हें बाहर देखकर पूछता है कि क्या हुआ, तुम सब बाहर क्यों हो। रॉन्ग जल्दी से गू के पास जाती है और कहने लगती है ब्रदर देखो हमारी सिस्टर ने हम सभी को घर से बाहर निकाल दिया है, अब हम कहाँ जाएंगे, तुम्हें हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। गू अंदर जाने लगता है लेकिन गार्ड्स उसे रोक देते हैं कि बिना मिस जियांग की परमिशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन मिस्टर गू उन दोनों से फाइट करता है और जबरदस्ती अंदर आ जाता है। वो जियांग से पूछता है कि तुमने मॉम, डैड और रॉन्ग को घर से बाहर क्यों निकाला है। जियांग कहती है कि मुझे ये पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इन्हें घर से बाहर निकाला है। वो कहता है कि ये लोग इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं तो अब तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जियांग कुछ नहीं बोलती तो वो कहता है कि इस बार इन्हें रहने दो, वैसे तुमने मेरे साथ जो किया मैंने अभी उसका हिसाब तुमसे नहीं मांगा है, उसके बदले में मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, पर इन्हें यहाँ रहने दो। मिस्टर फू कहता है कि अगर तुम्हें इन सभी की इतनी ही चिंता है तो तुम इन्हें अपने घर क्यों नहीं ले जाते हो। ये सुनकर गू कुछ बोल ही नहीं पाता। जियांग कहती है कि मिस्टर फू सही बोल रहे हैं, जहाँ तक बात रही मैंने तुम्हें उस टाइम पॉइजन दिया था तो मैं तुम्हें बता दूं मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो कॉम्पनसेशन की बात कहाँ से आई। गू कहता है कि तुमने ही मुझे जहर दिया था और तुम्हारी वजह से मैं मरने वाला था, अच्छा हुआ कि रॉन्ग ने उस टाइम मुझे बचा लिया था और तुम अब इस बात को भी मानने से इनकार कर रही हो। डैड कहते हैं कि हाँ उस टाइम रॉन्ग ने ही गू को बचाया था। तो जियांग फिर रॉन्ग की तरफ मुड़ती है और उससे पूछने लगती है कि क्या ये लोग सच में सही बोल रहे हैं। रॉन्ग सोचने लगती है कि मैंने उस टाइम की सारी सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी थी, तो अगर मैं इस बात से इनकार कर जाऊं फिर भी कोई मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। वो जल्दी से जीयू से बोलने लगती है कि ब्रदर मुझे पता है उस टाइम सिस्टर को कोई गलतफहमी हो गई होगी या फिर वो आपसे नाराज हो गई होगी, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया, पर अब आपको उसे माफ कर देना चाहिए। जीयू कहता है देखो इसके पास कितनी समझदारी है और एक तुम हो जो किसी को भी मानने पर तुली रहती हो, तुम्हें रॉन्ग से कुछ सीखना चाहिए। जीयू कहती है ठीक है, तो मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मूर्ख हो,
चलो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ कि आखिर सच्चाई क्या है। वो अपने फोन से सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगती है। रोंग जल्दी से घबरा जाती है कि मैं ब्रदर जियू को ये देखने नहीं दे सकती। वो फोन छीनने की कोशिश करती है लेकिन जियू उसे लात मारकर नीचे गिरा देती है। जियू फोन लेकर देखने लगता है। स्टेप मॉम भी फोन छीनने आती है लेकिन जियू उन्हें फोन छीनने नहीं देता। रोंग और स्टेप मॉम परेशान होने लगते हैं कि अब उनका पोल खुलने वाला है। इधर जियू सीसीटीवी फुटेज देखता है कि उस दिन क्या हुआ था। फ्लैशबैक में हम भी देखते हैं कि जियू अपने ब्रदर के लिए दलिया बनाकर ले जा रही थी। तभी वहाँ रो आती है और वो उसमें कुछ मिला देती है। इस पर जियू पूछती है कि मैं तो ये ब्रदर के लिए दलिया बनाकर ले जा रही थी ताकि उनकी कंडीशन ठीक हो जाए, पर तुमने इसमें क्या मिला दिया, अब मैं इसे दे नहीं पाऊंगी। पर रो कहती है कि ये तो मेडिसिन है जिससे ब्रदर जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम जाकर उसे दे दो। जियोंग कहती है कि हाँ ठीक है, ब्रदर को मुझे पसंद नहीं करता है पर अगर वो ठीक हो जाएगा तो वो मुझे पसंद करने लगेगा। रोम भी हाँ कर देती है। प्रेजेंट में ये सब देखकर गू को पता चल जाता है कि उस दिन पॉइजन जियो ने नहीं बल्कि रो ने मिलाया था। रोन जल्दी से आकर एक्सप्लेन करने लगती है कि ये सब एक गलत फहमी है, मैंने तो बस उसमें ठीक होने वाली मेडिसिन मिलाई थी, वो पॉइजन नहीं था। मॉम भी कहने लगती है कि हाँ सीसीटीवी फुटेज को काट कर जोड़ा जा सकता है, पर इस बार मिस्टर गू उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लग रहा हूँ, दोबारा से मुझे ब्रदर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। रोंग जल्दी से माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है पर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन इसमें मॉम डैड की कोई भी गलती नहीं है तो इन्हें यहाँ पर रहने दो। लेकिन जियांग साफ साफ मना कर देती है तो गू भी कहता है कि हाँ जो भी मेरी सिस्टर कहेगी मेरी भी उसमें सहमति है और तुम तीनों यहाँ से निकल जाओ। वे लोग आपस में बात करने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। गू उन तीनों को वहाँ से बाहर निकाल देता है और जियांग से जल्दी से माफ़ी मांगने लगता है कि मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे गलतफहमी हो गई थी कि तुमने मुझे पॉइजन दिया था। लेकिन जियांग कहती है तुम अब से मेरे ब्रदर नहीं हो तो तुम्हें दोबारा फ्यूचर में मुझे सिस्टर कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। गू फिर नील डाउन होकर माफ़ी मांगने लगता है। वो कहता है जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं ऐसे ही नील डाउन होकर रहूँगा। जियांग कहती है ठीक है फिर तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे ये सब करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो डोर बंद कर देती है। अंदर आकर मिस्टर फू उससे कहता है कि बाहर बारिश होने वाली है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है। वो कहती है कि मैंने उसे ऐसा करने को नहीं कहा था, वो खुद ही ऐसा कर रहा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तो मिस्टर फू हाँ कर देता है। जियांग कहती है कि मुझे कल स्कूल जाना है तो मैं आराम करने जा रही हूँ और जाने लगती है। पीछे पीछे मिस्टर फू भी आ रहा होता है तो वो पूछती है कि तुम क्यों आ रहे हो। वो कहता है तुम्हें अकेले सोने में प्रॉब्लम होगी तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ ही सो जाऊं। इस पर चियंग मुस्कुराती है और वे दोनों रूम में आ जाते हैं। मिस्टर फू वहाँ बिना कपड़ों के आ जाता है जिसे चियंग कहती है तो तुम मुझे अपनी बॉडी दिखाकर सीड्यूस करना चाहते हो, चलो मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ। वो उसके क्लोज जाकर उसे किस करने लगती है लेकिन मिस्टर फू उसे रोक देता है और कहता है कि अभी तुम्हारी एज ज्यादा नहीं है। जियंग कहती है तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है, पर मिस्टर फू मना कर देता है। इस पर जियंग उसे दूर कर देती है और कहती है कि मुझे बाद में दोष मत देना और वो सो जाती है। मिस्टर फू उसके पास जाता है, उसे पता था कि जियंग गुस्से में है तो वो प्यार से उसे किस करके वहाँ से चला जाता है। जियंग फिर उठकर उसे देखती है और सोचती है कि ये सच में काफी हैंडसम है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे दोनों जाने वाले होते हैं तभी चियंग देखती है कि गू वहीं नील डाउन होकर बैठा है तो वो सोचने लगती है कि क्या ये रात भर ऐसे ही रहा है। गू उससे पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। वो हाँ कहती है तो गू जल्दी से कहने लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन चियंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मिस्टर फू के साथ जा रही हूँ। गू कहता है कि ये तो व्हील चेयर पर रहता था और अभी अभी ठीक हुआ है, ये तुम्हें कैसे छोड़ सकता है। तभी वो देखता है कि मिस्टर फू के गले पर लव बाइट का मार्क बना हुआ है। ये देखकर वो गुस्से से बोलने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर के साथ ऐसा करने की। लेकिन वो मिस्टर फू से जीत नहीं पाता तो वो चियंग से कहता है कि तुम बताओ अगर इसने तुम्हें बुली किया होगा तो हम सभी ब्रदर्स इसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन चियंग कहती है कि तुम मेरे मैटर से दूर रहो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। फिर भी गू हार नहीं मानता और कहता है कि मुझे पता है तुम मुझे इतनी आसानी से माफ नहीं करोगी, पर फिर भी मैं कोशिश करता रहूंगा। जियांग कहती है चलो मैं तुम्हें चांस दे रही हूँ, हम बाइक से रेस लगाते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम दोबारा मेरे ब्रदर नहीं रह पाओगे। जू मान जाता है और कहता है कि अगर मैं जीत गया तो तुम मुझे माफ कर दोगी और मैं फिर से तुम्हारा ब्रदर बन जाऊंगा। जियांग कहती है तुम तो मुझसे जीत ही नहीं पाओगे। जू सोचता है कि पिछली बार तो मैं तुमसे हार गया था लेकिन इस बार मुझे जीतना ही है और फिर उन दोनों के बीच रेस लग जाती है। जब जू देखता है कि वो हार रहा है तो वो अपनी बाइक की स्पीड काफी तेज कर देता है। ये बात जियांग नोटिस कर लेती है और सोचने लगती है कि इस रास्ते पर इतनी तेज स्पीड में चलना मौत को दावत देना है।
और ये बात सच भी हो जाती है। जैसे ही जू बाइक मोड़ता है वो काफी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जियांग और मिस्टर फ्यू वहाँ से चले जाते हैं। जू बस उन्हें जाते हुए देखता रह जाता है और सोचता है कि इस लाइफ में तो मैं अपनी सिस्टर की केयर नहीं कर सका, पर नेक्स्ट लाइफ में शायद मैं करूं। तभी वो थोड़ा देखता है जहाँ पर नजर आता है कि जियांग और मिस्टर फ्यू वापस आ रहे हैं। मिस्टर फ्यू जियो को चेक करता है और कहता है कि इसे आधे घंटे में हॉस्पिटल जाना पड़ेगा वरना ये मर जाएगा। तो जियांग बोलती है मर जाने दो, इसकी हालत खुद की वजह से हुई है। जियो माफी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे आखिरी टाइम में माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा है। मैं सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से तुम्हें बुली होता हुआ देखता आया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। मुझे स्टेप मॉम, डैड और रॉन्ग की बातों में नहीं आना चाहिए था। उन लोगों की वजह से मैं तुमसे नफरत करता आया हूँ और मेरे सामने तुम्हें लोगों ने बुली किया, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं मरते टाइम ये गिल्ट लेकर नहीं जाना चाहता कि तुमने मुझे माफ नहीं किया था। जियान भी गू की हालत देखकर इमोशनल हो जाती है और फिर उसे हील कर देती है, जिससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। गू खुद को देखकर हैरान होता है और कहता है क्या मैं मरा नहीं, मैं कैसे जिंदा हूँ? जियांग कहती है क्या तुम यहाँ इसी तरह बिहेव करते रहोगे जिससे मुझे स्कूल में लेट हो जाए? तो वो जल्दी से कहता है नहीं नहीं। जियांग फिर वहाँ से चली जाती है। गू पीछे से चिल्लाता रहता है कि मैं कैसे आऊंगा। जियांग रिप्लाई करती है तुम अपना खुद देख लो। बाद में हम देखते हैं कि वो स्कूल आती है तो पीछे पीछे भागता हुआ गू आता है। वो कहता है मैं अब से पूरा तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारी सेवा करूंगा जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जियांग तो शॉक में आ जाती है और चुपचाप बैठ जाती है। गू फिर उसके लिए केक लाता है और कहता है देखो तुम्हें इनमें से क्या चाहिए? वो कहती है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इधर रॉन्ग की फ्रेंड उसे बोलने लगती है तुम्हारा भाई आज जियांग की इतनी केयर क्यों कर रहा है? कहीं तुम्हारा ब्रदर उसे चुरा तो नहीं लिया? इधर बाकी स्टूडेंट्स भी यही देखकर हैरान होते हैं कि गू अचानक अपनी विलेज वाली सिस्टर की इतनी केयर क्यों कर रहा है। वो तो उससे नफरत करता था, पर अब देखो कैसे उसके पीछे पीछे घूम रहा है। जियांग उससे कहती है तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर रॉन्ग सोचती है कि भले ही गू ने जियांग से माफी मांग ली हो, लेकिन उसके पास इतना सब्र नहीं होगा कि वो उसके इतने नखरे उठाए। वो जरूर गुस्सा हो जाएगा। लेकिन गू हंसते हुए कहता है ठीक है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। वो जाकर दूसरी सीट पर बैठ जाता है और दूर से मुस्कुराते हुए देखने लगता है। रॉन्ग देखती है कि कुछ भी नहीं हुआ तो उसका मुंह बन जाता है। तभी वहाँ हैन आता है फ्लावर बकेट लेकर। रॉन्ग की फ्रेंड उसे दिखाते हुए कहती है देखो हैन यहाँ तुम्हारे लिए फ्लावर बुके लेकर आया है। रॉन्ग जल्दी से उसके पास जाती है और पूछती है हैन क्या तुम मुझसे मिलने आए हो और ये मेरे लिए है? पर हैन कहता है मैं यहाँ तुमसे नहीं बल्कि जियांग से मिलने आया हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है, क्या तुम उसे मेरे लिए बुला दोगी? रॉन्ग पूछती है तुम्हें उससे क्या बात करनी है? तो हैन कहता है तुम उसे बुला रही हो या नहीं? रॉन्ग जाकर जियांग से कहती है कि हान ने तुम्हें बुलाया है। तो जियांग कहती है उसे बोल दो कि मैं उसे देखना नहीं चाहती। रॉन्ग वापस जाकर हान से कहती है कि उसने कहा है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती और बाहर में जाओ। रॉन्ग सोचती है कि हान इतना अहंकारी इंसान है कि वो जियांग के ऐसे बिहेवियर के बाद उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन हान कहता है नहीं वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती, मुझे पता है वो बस मुझे अट्रैक्ट करना चाहती है इसलिए ऐसी बातें बोल रही है। मैं खुद जाकर उसे मनाऊंगा और वही वो चाहती है। ये कहकर वो जियांग के पास जाने लगता है। रॉन्ग चिल्लाने लगती है कि अरे जियांग का मतलब वैसा नहीं था। लेकिन हान पर कोई असर नहीं होता। वो जियांग के पास आकर कहता है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर नील डाउन होकर फ्लावर बकेट देते हुए कहता है पहले मैंने तुमसे एंगेजमेंट तोड़ ली थी लेकिन मेरे दिल में हमेशा तुम ही रही हो। मैं तुमसे फिर से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? तुमने मुझे पार्टी में थप्पड़ भी मारा था लेकिन मैं सब कुछ भूल रहा हूँ। जियांग कहती है यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। लेकिन हान कहाँ मानने वाला था तो जियांग उसे लात मारकर दूर हटा देती है। रॉन्ग जल्दी से आकर हान को संभालने लगती है और जियांग को बोलने लगती है कि तुम हान के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर रही हो? हान कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, मुझे माफ कर दो। मैंने पहले रॉन्ग को चूज किया था इसलिए मुझे पता है तुम गुस्सा हो। जियांग बिल्कुल हैरान हो जाती है कि इस पागल इंसान का कोई इलाज ही नहीं किया जा सकता और वो वहाँ से खुद ही चली जाती है। हान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है लेकिन गू उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मेरी सिस्टर को क्यों परेशान कर रही हो? हान कहता है कि मैं बस उससे फिर से एंगेजमेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर गू काफी गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि जब तुम रॉन्ग से एंगेजमेंट कर चुके हो तो फिर अब जियांग को क्यों परेशान कर रहे हो? हान कहता है कि मुझे पता है मुझसे गलती हो गई है, मैं बस उससे माफी मांगना चाहता हूँ। लेकिन गू और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसे एक मुक्का मारता है और कहता है कि दोबारा मेरी सिस्टर की तरफ दिखाई मत देना। तुम जैसे घटिया इंसान से वो कभी एंगेजमेंट नहीं करेगी। खुद को देखो, तुम उसके लायक भी नहीं हो।
इधर क्लास में सभी रोंग से कहने लगते हैं कि तुमने तो कहा था कि जियांग ने तुम्हारा फियांसे चुरा लिया है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि तुमने उसका फियांसे चुरा लिया था। क्या तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही है? सभी क्लास के लोग उसके बारे में बातें करने लगते हैं। रोंग सेन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी चीज का बदला लेने आया हूँ। गू बोलता है आप किसकी बात कर रहे हैं? इधर मिस्टर फू जियांग से कहता है कि लगता है वो स्पेशल तुम्हारे लिए ही आया है। तो जियांग कहती है कि तुम बस बैठकर तमाशा देखो। रोंग बोलने लगती है कि जियांग ने थर्ड ब्रदर के पालतू सांप को पकड़कर खा लिया है, ब्रदर उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन गू कहता है कि मुझे पता है कि जियांग ने तुम सभी को घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए तुमने थर्ड ब्रदर को यहाँ बुलाया है जियांग से निपटने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सांप जियांग ने मारा है, बल्कि तुम लोगों ने जानबूझकर इसे ही फंसाया होगा। जियांग कहती है कि ये लोग बिल्कुल सच बोल रहे हैं। ये सुनकर गू सदमे में चला जाता है और सोचने लगता है कि थर्ड ब्रदर के सामने जियांग ने ये बात एक्सेप्ट कर ली है। वो पालतू सांप थर्ड ब्रदर के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। अब तो लगता है थर्ड ब्रदर से जियांग को सिर्फ फर्स्ट ब्रदर ही बचा सकते हैं और वो जल्दी से उसे मैसेज करने लगता है। इधर सेन काफी गुस्से में था कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सांप को मारने की। गू जल्दी से आगे आता है और कहने लगता है कि ब्रदर वो एक सांप था, अब उसके लिए अपनी सिस्टर को मार डालेंगे। ये सुनकर सैन थोड़ा शांत होता है, लेकिन रोंग फिर से कहने लगती है कि वो सांप ब्रदर ने काफी मेहनत से पाला था और वो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। सोचिए थर्ड ब्रदर को अगर उसे पकाकर सूप बना दिया गया होगा तो उन्हें कितना दर्द हुआ होगा। सैम भी कहता है कि हाँ ये मेरी छोटी बहन है तो क्या हुआ, वो सांप मेरे लिए बच्चे के समान थे, मैंने उन्हें बहुत टाइम से पाला था, तुमने कैसे उन्हें सूप बनाकर खा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर मिस्टर फू आगे आने लगता है, लेकिन जियांग उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने सूप बनाकर खाया ये दूसरी बात है, सबसे पहले वो सांप मेरे रूम में आए कैसे। ये सुनकर उन तीनों के मुंह बन जाते हैं। डैड बोलने लगते हैं कि तुमने अभी अभी एक्सेप्ट किया है कि तुमने सांप को मारकर पकाकर खा लिया है और सांप की कोई भी गलती नहीं थी, वो तो बस चुपके से घुसा था, उसमें किसी का थोड़ा हाथ था। भी बोलने लगती है कि माना कि थर्ड ब्रदर का सांप थोड़ा शरारती था, वो खुद से तुम्हारे रूम में घुस गया था, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उसे जान से ही मार दो और पकाकर हॉट पॉट खा जाओ। सैन को अपने सांप के लिए काफी गुस्सा आ रहा था। जियांग कहती है कि ये विला इतना बड़ा है और सारे सांप मेरे ही कमरे में कैसे आ गए, क्या उन्हें कहीं और जाने की जगह नहीं मिली, या फिर कहीं ऐसा है कि किसी ने जानबूझकर उन्हें मेरे कमरे में ही छोड़ा था, वो भी मेरे बेड पर। स्टेप मॉम कहती है कि तुम किस पर शक कर रही हो, जहाँ तक हमारी बात है तो हम तो खुद तुम्हें बचाने गए थे और हमारे पैर में भी सांप ने काट लिया था, तो हम तुम्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे। डैड भी कहते हैं कि हाँ हमने कुछ नहीं किया, तुम्हें जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कराना है तुम करा सकती हो। रोंग सोचती है कि मैंने तो सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दिए थे, अब कभी भी पता नहीं चलेगा। सेन भी जियन से कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी ने तुम्हें फंसाया है तो सबूत कहाँ है। इस पर जियंग उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें स्टेप मॉम और रोंग प्लान कर रहे होते हैं कि कैसे सांप को उसके रूम में छोड़ना है और उसकी डेथ हो जाएगी। ये सब सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। गू बोलने लगता है कि मुझे पहले से ही इन दोनों माँ बेटी पर शक था, इनकी जियंग को मारने की हिम्मत कैसे हुई। सैन भी काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम लोगों ने अपना रंग दिखा ही दिया, तुम लोग शुरू से अंत तक मुझे खराब लगते थे। स्टेप मॉम और रोंग बोलने लगती हैं कि नहीं नहीं ये फेक होगी, लेकिन सैन और बाकी लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करते। सैन कहता है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मुझे सब पता है और अब की बार तुम लोग नहीं बचने वाले हो। जिस तरह से इनकी वजह से मेरे सांप का हाल हुआ है, इन्हें भी ले जाकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दो। वे दोनों रो रो कर चिल्लाने लगते हैं और माफी मांगने लगते हैं। डैड कहते हैं कि एक सांप की वजह से तुम अपनी मॉम और सिस्टर के साथ ऐसा करोगे। जियंग कहती है कि आपने भी कहा था कि सांप की जान के बदले जान, तो वही हो रहा है। ये सुनकर डैड कुछ भी नहीं बोल पाते। स्टेप मॉम डैड से रिक्वेस्ट करने लगती है कि हमें बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। डैड भी सैन से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि तुम इन्हें माफ कर दो और जाने दो। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाता है और डैड से बोलता है कि आपको इनकी चिंता नहीं बल्कि खुद की चिंता करनी चाहिए। रोंग और स्टेप मॉम उससे हेल्प मांगने लगती हैं, जिस पर वो उन्हें छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं कि लगता है हम बच गए। मिस्टर मो जियंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, वो हाँ कर देती है। डैड पूछते हैं कि मो तुमने अभी जो हमसे कहा उसका क्या मतलब था, तो वो बताता है कि इस फाइल में तुम तीनों की सारी करतूतों के सबूत है कि तुमने जियंग को कैसे किडनैप किया, उसके हाथ पैर तोड़े
तोड़े और उसे बेच दिया था। अब तुम्हें पुलिस से कोई भी नहीं बचा सकता। ये सुनकर वो तीनों सदमे में चले जाते हैं। डैड बोलते हैं कि मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर मिस्टर मो कहता है कि टाइम बर्बाद मत करो और उन सभी को वहाँ से ले जाने का इशारा करता है, जिस पर वो सब वहाँ से ले जाए जाते हैं। तभी सैन के हाथ में जो छिपकली होती है वो अचानक नीचे गिर जाती है और उसकी कंडीशन खराब हो जाती है। इस वजह से सैन परेशान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। जियन कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी, लेकिन तुम्हें पहले नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी क्योंकि तुमने मुझ पर ब्लेम लगाया था। सैन नील डाउन होकर उससे माफी मांगने लगता है और कहता है प्लीज मेरी छिपकली को ठीक कर दो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जियन कहती है कि मैंने तुम्हारे सांप को पकाकर खाया था, तो उसकी कॉम्पेंसेशन के लिए मैं इसे ठीक कर देती हूँ। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। अब सभी ब्रदर्स बोलते हैं कि जियांग हमारे साथ ही रहेगी, लेकिन मिस्टर फू कहता है कि ये मेरे साथ रहेगी और वे दोनों ऐसे ही जियांग को इधर उधर खींचते रहते हैं। यहाँ जियांग खुश होती है कि सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं और उसने अपनी लाइफ को फिर से बहुत अच्छा बना लिया है। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।